नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मोदी राज का चंदा घोटाला अभी भी जारी है। अगर हिंदी के अखबारों और हिंदी के चैनलों ने इस घोटाले को दबा नहीं दिया होता तो आज देश में इसी की चर्चा हो रही होती कि इतना बड़ा खेल कानून की आड़ में कैसे कर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी शायद इसीलिए जोर जोर से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ताकि जनता को सुनाई ही ना दे कि वे उस चंदे घोटाले की बात नहीं कर रहे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबके सामने आया है। संजय सिंह ने भी चंदे के इस घोटाले की पोल खोल दी और शराब घोटाले के किंगपिन से 55 करोड़ के चंदे का मामला फिर से उठा दिया। हम इस पर भी आएंगे, लेकिन आप ही सोचिए 33 ऐसी कंपनियां हैं जिनका सम्मिलित घाटा 1 लाख करोड़ का बताया जा रहा है और उनकी तरफ से कुल 576 करोड़ से अधिक का चंदा दिया जाता है। इस 576 करोड़ में से 434 करोड़ केवल बीजेपी को जाता है। अगर आप व्यापार करते हैं, आप घाटे में हैं, मुनाफा नहीं हो रहा है, तो क्या आप बीजेपी को 100 करोड़ चंदा दे सकते हैं? 100 करोड़ छोड़िए, घाटे में रहकर 10 करोड़ का चंदा क्या आप बीजेपी को दे सकते हैं? इन कंपनियों के पास बीजेपी को देने के लिए 434 करोड़ कहां से आया? यही वो सवाल है जो जांच की मांग करता है। लेकिन द हिंदू अखबार में प्रसेनजीत बोस ने अपने विश्लेषण में इसे दिखा दिया है और यही है वो विश्लेषण जो 4 अप्रैल के द हिंदू में छपा है। आपके घर जो हिंदी का अखबार आता है उसमें आपने इस घोटाले पर इस तरह का विश्लेषण देखा भी है। अमर उजाला में, दैनिक जागरण में या हिंदुस्तान में किस हिंदी अखबार में आपने इस तरह का विश्लेषण देखा है? घाटे में चल रही कंपनियां करोड़ों का चंदा दे रही हैं, क्या यह घोटाला नहीं है और किसी भी अखबार को इसकी पड़ताल नहीं करनी चाहिए? इस खामोशी की वजह क्या हो सकती है? अब ये देखिए, दूरदर्शन पर खबर चली कि जापान में राजनीतिक फंडिंग के मामले में 33 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। आप जानते हैं कि यह खबर क्या है? विस्तार से इसकी जानकारी मिलती है द हिंदू में ही। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी है एलडीपी, उसने फंड जुटाने के लिए एक आयोजन किया। जितने टिकट बिकने थे उससे अधिक बेच दिया गया और इससे आया पैसा छिपा लिया गया। प्रधानमंत्री किशिदा ने फरवरी में कसम खाई थी कि जिन लोगों ने भी ये घोटाला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस घोटाले के सामने आने के बाद कई मंत्रियों के इस्तीफे तक हो गए। जापान में सत्तारूढ़ पार्टी ने अधिक टिकट बेचकर चंदा जमा किया तो 39 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और भारत में सुप्रीम कोर्ट ने चंदे के बॉन्ड को अवैध कह दिया। तमाम जानकारी आ गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहां के प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली कि जिसने भी ये काम किया है एक्शन लेंगे और यहां के प्रधानमंत्री ईडी के छापे के बाद भी नेताओं को अपनी पार्टी में लिए जा रहे हैं। हिंदू अखबार के इस विश्लेषण में उन सभी 45 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनके बारे में साफ साफ पता नहीं चलता कि चंदा देने के लिए इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। इनमें से 33 कंपनियों ने 576 करोड़ का चंदा दिया, जिसका 75% हिस्सा केवल बीजेपी को गया। टैक्स देने के बाद इन कंपनियों का मुनाफा या तो जीरो रहा या नेगेटिव रहा। अगर इनके कुल घाटे को जोड़ लें तो 1 लाख करोड़ हो जाता है। 33 में से 16 कंपनियां ऐसी हैं कि 1 पैसा टैक्स नहीं देती हैं, मगर यही कंपनियां करोड़ों रुपए का चंदा भी दे आती हैं। तो क्या इनके पास मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते से पैसा आया होगा? 6 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 646 करोड़ का चंदा दिया। इसका 93% हिस्सा बीजेपी को गया। 2016-17 से 2022-23 के बीच इन कंपनियों का मुनाफा पॉजिटिव में था, लेकिन इन कंपनियों ने कुल लाभ से काफी ज्यादा पैसा चंदे में दे दिया। तो इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो इन कंपनियों ने मुनाफे की गलत जानकारी दी या ये किसी और के फ्रंट की तरह काम कर रही थीं। 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कुल 16.4 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसमें से करीब 5 करोड़ रुपया बीजेपी को गया, कांग्रेस, अकाली दल और जदयू को भी मिला। इन कंपनियों ने 7 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं दिया है, ना तो मुनाफे का रिकॉर्ड दिया है, ना ही यह बताया है कि कितना टैक्स दिया। सवाल उठता है कि क्या ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं?
ये 385 कंपनियों में 221 कंपनियों को हमने CMI का जो कॉर्पोरेट डेटाबेस है, प्रवेश IQ डेटाबेस उसका नाम है, उस डेटाबेस के जरिए इनका प्रॉफिट, टैक्सेस और जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया, इसका डेटा मैचिंग हमने किया है। और इसके जो फाइंडिंग्स है वो काफ़ी दुश्चिंता पैदा कर रहा है, क्योंकि हमको 33 ऐसे कंपनी बीजेपी को डोनेट करते हुए मिला है जो कंपनी पिछले 7 साल से नुकसान में चल रहा है, कोई प्रॉफिट ये कंपनीज जो है नहीं किया है, और उसके बावजूद भी ये लोग, ये 33 कंपनी जो है कुल 580 करोड़ रुपया का डोनेशन किया है, जिसमें 400 करोड़ रुपए बीजेपी को गया है, बाकी कांग्रेस, तृणमूल और दूसरे पार्टीज को भी जो है किया है। तो हमारा ये सवाल है कि जो कंपनी 6-7 साल से लगातार नुकसान कर रही है, उनको इतना 500-600 करोड़ रुपया डोनेशन देने का पैसा कहां से आ रहा है? हमको ऐसे और 6 कंपनी मिला है जो कंपनीज ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो है 600 करोड़ से ज्यादा रुपये का डोनेशन जो है किया है, जो ज्यादातर इसमें जो है बीजेपी को गया है। ये कंपनीज का जो मुनाफा है वो 200 करोड़ से भी कम है। तो ऐसे कंपनी है जो नुकसान कर रही है, ऐसे कंपनी है जो 200 करोड़ मुनाफा कर रही है, लेकिन वो 600 करोड़ 500 करोड़ रुपए का डोनेशन दे रहा है। तो हमारा ये शक है कि ये सारे के सारे जो कंपनी है ये फर्जी कंपनी है, शेल कंपनी की तरह, फ्रंट की तरह ये कंपनी इस्तेमाल हुए हैं और किसी का काला धन को सफेद करने के लिए, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो ज्यादातर पैसा है, ये ज्यादातर पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी को गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आरोप आ रहा है कि वो एक वॉशिंग मशीन है काला धन को सफेद करने का, तो ये डेटा से जो है, ये कंपनी का डेटा से यही बात जो है सामने आ रही है। आगे बढ़ने से पहले एक विज्ञापन के बारे में सूचना। आप में से कई लोग सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, मगर संसाधनों के अभाव के कारण इसमें अड़चनें पैदा हो जाती हैं। ऐसे छात्रों की सहायता के लिए इस रविवार 7 अप्रैल 2024 को अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन कर रहा है। इसमें अलग अलग विषयों से जुड़े सवाल भी होंगे। इस परीक्षा में भाग लेने की कोई फीस नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जानकारी देख सकते हैं। यह जानकारी एक पेड पार्टनरशिप के तहत आपको दी जा रही है। 30 जनवरी 2017 को रिजर्व बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आपत्ति जताई थी और सवाल किया था कि बॉन्ड खरीदने वाला ही ओरिजिनल खरीदार है, यह पक्का नहीं किया जा सकता। चुनावी चंदे का बॉन्ड किसी के नाम पर खरीदा जाता है और किसी को दिया जाता है, इसलिए किसने खरीदा ये नहीं जाना जा सकता। जो पैसा ले रहा है उसकी तो KYC हो रही है, यानी उसकी पूरी जानकारी है, लेकिन जो दे रहा था उसका पता नहीं चलता था। 2002 के मनी लॉन्ड्रिंग कानून की भावना के ये खिलाफ है, रिजर्व बैंक ने कहा। तब राजस्व सचिव उस समय के, उन्होंने रिजर्व बैंक को ज्ञान दिया जवाब के रूप में कि रिजर्व बैंक ही इस स्कीम को ठीक से नहीं समझा। कमाल ही है, ऐसा कानून मोदी जी ला रहे थे कि रिजर्व बैंक को ही समझ नहीं आ रहा था। हम इसके बारे में क्यों बता रहे हैं कि इस तरह की रिपोर्टिंग दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान में नहीं है। अगर आप इन अखबारों के पाठक हैं तो इस बारे में आप जीरो जानते हैं। आपको सोचना चाहिए कि जो अखबार आप लेते हैं वो क्यों खरीद रहे हैं, उसे पढ़कर क्या इस घोटाले की इतनी डिटेल जानकारी आप तक पहुंच रही है जो हिंदू में छपी है। दिल्ली में ही शराब घोटाले की चर्चा हो रही है, लेकिन इस मामले में एक प्रमुख सरकारी गवाह शरत रेड्डी 12 बार बयान देते हैं, 6 महीने तक जेल में रहते हैं, लेकिन बाद में शरत रेड्डी टूट जाते हैं। 25 अप्रैल को केजरीवाल के खिलाफ बयान दे देते हैं और बेल के बाद इसी व्यक्ति की कंपनी बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दे आती है। असली घोटाला शुरू हुआ ईडी के जांच के बाद। भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला
और पहली पेशगी और नजराना भाजपाइयों को कब पहुंचा? 5 करोड़ रुपए का 15 नवंबर को पहली पेशगी और नजराना 5 करोड़ का पहुंचा और कुल 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, जिसको किंग पिन बताते थे, किंग पिन शरद रेड्डी, उस किंग पिन ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल तो खुलेआम मिल गया, और वो मनी ट्रेल भी ऐसे पता नहीं चला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कृपा से पता चला, जब उन्होंने कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो 21 मार्च को शाम को 6:50 पे मजबूरी में सारे डिटेल डालने पड़े वेबसाइट पे, बताना पड़ा कि ये शरद रेड्डी है शराब का घोटालेबाज किंग पिन, जिसको कह रही थी ईडी। और जैसे ही 6:50 पे भारतीय जनता पार्टी के शराब घोटाले का खुलासा हो जाता है, 7:14 पर मुख्यमंत्री के दफ्तर पे, मुख्यमंत्री के घर पे छापा पड़ जाता है। क्योंकि आप मीडिया में चर्चा करते, आम आदमी पार्टी मुद्दा उठाती कि भाई शराब का घोटाला तो बीजेपी ने किया है। 21 मार्च को शाम को 6:50 पे इसका खुलासा हो जाता है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भाजपा ने ली है, इस बात का खुलासा हो जाता है। उस खबर से ध्यान हटाना है, जनता का ध्यान भटकाना है, पहुंच गए केजरीवाल के घर और 7:14 पे छापा मार दिया। अजीब मोड़ पर है यह मामला। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में चंदे का घोटाला भी जुड़ गया है। शरद रेड्डी की कंपनी बीजेपी को चंदा दे और बीजेपी ले भी ले, वह बीजेपी जो पिछले 2 साल से हर दिन शराब घोटाले की बात करती रही है। गोदी मीडिया कितना पाप करेगा? वह शराब घोटाले की बात कर रहा है, मगर 55 करोड़ का चंदा बीजेपी ने उस कंपनी से क्यों लिया, यह नहीं पूछ रहा। जो इस मामले में किंग पिन था, जिसके यहां ईडी ने छापेमारी की, इस पर इन सवालों पर बहुत गहरी चुप्पी है। इसलिए चंदे का घोटाला इतना हल्का मामला नहीं, इसे जितना दबाया जा रहा है उतना ही बाहर आ जा रहा है। बस यही है कि हिंदी की जनता तक खबरें नहीं पहुंच रही हैं। द हिंदू की 5 अप्रैल की यह हेडलाइन कहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली 55 कंपनियों ने मुनाफे के 7.5% की सीमा से भी आगे जाकर चंदा दे दिया। हिंदू अखबार ने पाया कि जिन 385 कंपनियों ने भाजपा को 5,362 करोड़ का चंदा दिया, उनमें से 55 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 7.5% की सीमा से अधिक का चंदा दिया। यह चंदा 2022 से 24 के बीच भाजपा को मिला। इन कंपनियों ने कुल 1993 करोड़ का चंदा दिया है। इसमें से 1378 करोड़ का चंदा 7.5% मुनाफे की सीमा से अधिक है। यह इनके कुल दान का करीब 70% है। यह मुनाफे की 7.5% की सीमा क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। मनमोहन सिंह के समय यह नियम था कि 3 साल से कम उम्र की कोई भी कंपनी अपने 3 साल के औसत मुनाफे के 7.5% से ज्यादा का चंदा नहीं दे सकती थी। इस प्रावधान से चुनावी प्रक्रिया में काले धन और शेल कंपनी के दखल को रोका जा सकता था, रोका जाता भी था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लिए वित्त कानून 2017 के तहत इस प्रावधान को ही हटा दिया गया और कॉरपोरेट पर से यह पाबंदी चली गई। मोदी सरकार ने यह पाबंदी हटा दी और चुनाव आयोग की आपत्ति भी नहीं सुनी। चुनाव आयोग के चुनावी खर्च के निदेशक ने इस प्रावधान के हटाए जाने का विरोध किया था, यह कहते हुए कि इससे केवल चुनावों में चंदा देने के लिए शेल कंपनियां बनाई जाने लगेंगी। मगर उनकी आपत्ति के बावजूद संशोधन किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए अपने फैसले में इस संशोधन को भी असंवैधानिक बताया, रद्द कर दिया। इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध पाया गया। 55 कंपनी को आइडेंटिफाई किए हैं जो इस साल और इससे पिछले साल यानी 2 सालों में ये 7.5% कैप उनके मुनाफे के
जो एवरेज है उसके ऊपर 7.5% का कैप को उल्लंघन करके करीब करीब 1378 करोड़ रुपया इन्होंने चंदा दिया और ये 1378 करोड़ रुपए में 70% से ज्यादा यानी 1000 करोड़ तक जो है भारतीय जनता पार्टी को ये चंदा जो है गया। तो ये जो चंदा अतिरिक्त जो 7.5% कैप के ऊपर का जो चंदा है ये सीधे तौर पे गैर कानूनी है और ये गौरतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जब सरकार पहली बार 2017 का फाइनेंस एक्ट में बजट में जो है ये तमाम बदलाव लाया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये दोनों ही लिखित रूप से इस कानून का विरोध किया और उन्होंने ये कहा, इलेक्शन कमीशन सीधे सीधे कहा कि आप ये कंपनीज का जो अनलिमिटेड डोनेशन का आप सिस्टम कर रहे हैं इससे शेल कंपनीज बनेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अरुण जेटली जी को चिट्ठी लिखा और उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक इसके खिलाफ है और हमारा रिसर्च ये दिखाता है कि जो इनका आशंकाएं थी खास करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि मनी लॉन्ड्रिंग ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से बढ़ेगी, उसी को जो है वही जो आशंका है वो सच साबित हुआ है। आखिर ये कंपनियां अपने मुनाफे से अधिक चंदा राजनीतिक दलों को क्यों दे रही थीं? क्या इस प्रावधान को इसलिए हटाया गया ताकि भाजपा को और अधिक चंदा मिल सके? इन कंपनियों ने भाजपा को 1400 करोड़ का चंदा दिया है। स्क्रॉल की यह रिपोर्ट भी क्या आपको किसी हिंदी अखबार में मिलेगी? ढूंढ तो लीजिए। आप इन सारी डिजाइन को समझिए तो खबरों को पहुंचने ही नहीं देना है हिंदी प्रदेश के पाठकों तक। केवल यूपी और बिहार में लोकसभा की 120 सीटें हैं। अगर यहां जो अखबार घरों में पहुंचते हैं उनसे चंदे के धंधे का घोटाला लोगों तक पहुंचे ही ना, उन अखबारों में इसका विस्तार से वर्णन छपे ही ना, तो किस पाठक को पता चलेगा कि क्या हुआ है? और जो संपन्न तबका है उसे तो पता है कि क्या हुआ है, लेकिन वो चुप है, वो भी नहीं बोल रहा है क्योंकि वो बोलेगा तो आम आदमी को पता चल जाएगा। इसलिए एक राजनीतिक चुप्पी साध ली गई है। विपक्ष कहां कहां जाकर चिल्लाए, उसका भाषण तो कहीं दिखाया भी नहीं जाता। वह विज्ञापन देकर यह बात कहना चाहता है तो अखबार विपक्ष का विज्ञापन भी नहीं छाप रहे। कांग्रेस महासचिव को इंडियन एक्सप्रेस को सलाम करना पड़ा क्योंकि एक्सप्रेस ने कांग्रेस के इस राजनीतिक विज्ञापन को छाप दिया है। दैनिक भास्कर ने भी इसे छापा है, बाकी कई अखबारों ने नहीं छापा। तो यह खेल चल रहा है, खबरों को फैलने मत दो, जहां है वहीं मिट्टी में दफन कर दो, जनता को अंधेरे में रखो। स्क्रॉल की रिपोर्ट है कि वोडाफोन आइडिया को जब सरकार ने मदद की उसके पहले के 2 महीने में आदित्य बिरला ग्रुप ने 100 करोड़ का चंदा बीजेपी को दे दिया। पिछले 5 साल से वोडाफोन आइडिया मुश्किल में चल रही थी। इस पर करीब 2.25 लाख का कर्जा हो गया था। ज्यादातर पैसा भारत सरकार और बैंकों का ही था। सितंबर 2021 में, ध्यान से सुनिएगा, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक राहत पैकेज की घोषणा की जिसके तहत कंपनी अपने कर्जे को सरकार की हिस्सेदारी के रूप में बदल सकती थी। मतलब कहां तो सरकार को अपना पैसा वसूलना था, सरकार उसमें हिस्सेदार हो गई, कंपनी को राहत मिल गई। स्क्रॉल ने दिखाया है कि आदित्य बिरला ग्रुप ने 100 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। चंदा देने के 2 महीने के भीतर भारत सरकार 16,000 करोड़ के कर्जे को इक्विटी यानी हिस्सेदारी में बदल लेती है। इसके बाद वोडाफोन आइडिया में भारत सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार बन जाती है। इस तरह यह रिपोर्ट भी आप तक नहीं पहुंची होगी। वायर के लिए हेमेंद्र हजारी ने एक रिपोर्ट की है। कोटक समूह से जुड़े एक एनबीएफसी इन्फिना कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने इलेक्टोरल बॉन्ड से 131 करोड़ का दान दिया। हजारी ने यह जानकारी रेगुलेटरी फाइलिंग से निकाली है। यह एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी से दुगनी राशि है। बैंक द्वारा जारी की गई जानकारी में इन्फिना के नाम 60 करोड़ के चंदे का हिसाब था। वायर ने लिखा है कि 70 करोड़ के इस अतिरिक्त चंदे की उत्पत्ति कहां से हो रही है इसकी जानकारी नहीं। तो इतने गंभीर सवाल हैं, ना जांच हो रही है, ना इन खबरों को हिंदी अखबार विस्तार से छाप रहे हैं। गेम समझ में आया?
किसानों को ये पैसा नहीं मिलेगा, मांगेंगे तो लाठी मिलेगी। मगर एक कंपनी पर मेहरबानी देखिए, 16,000 करोड़ के लोन से राहत दे दी गई और 100 करोड़ का चंदा भी मिल गया। वैसे आदित्य बिरला ग्रुप ने बीजेपी को कुल 285 करोड़ का चंदा दिया है। इतना चंदा कौन कंपनी दे सकती है? क्या वहां काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी इतनी बढ़ती होगी? कर्मचारी भी किसी से कह नहीं पाते होंगे, क्या ही कहेंगे। स्क्रोल ने जब आदित्य बिरला ग्रुप से जवाब मांगा तो जवाब नहीं मिला। यह भी चल रहा है, सवाल पूछिए तो जवाब नहीं देते, बस किसी तरह चुप रहना है ताकि हिंदी प्रदेश की जनता को पता ना चले और उसे धर्म के नाम पर ही बेवकूफ बनाया जाता रहे। तय आपको करना है कि आप जनता तक चंदे के इस धंधे की कहानी कैसे पहुंचाएंगे। आप पूछिए आसपास के लोगों से, उन्हें इसके बारे में पता नहीं होगा। कारण हमने बता दिया, इसलिए नहीं पता है क्योंकि ना तो अखबारों में खबरें छप रही हैं और ना खबरें जनता तक पहुंच रही हैं। इसलिए विपक्ष को जेल में डालकर, खबरों को रोककर 400 क्या, कोई चाहे तो कुछ भी छाप ले कि हमको 800 आ रहा है। जब जनता को पता ही नहीं है, अनजान जनता क्या अपने मतदान से लोकतंत्र का धर्म निभा पाएगी? सोचते रहिएगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार।